स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, मूवमेंट टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। कि भारत, अब तक हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर देखा कि किस प्रकार जो भारत जो था वो अंग्रेज भारत में किस प्रकार आए थे, फिर किस प्रकार से वो यहाँ पर हम पे राज करने लगे। और 4th चैप्टर में हमने देखा था कि किस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ तरह तरह के हमारे यहाँ पर मूवमेंट्स चलने लगे, ऐसे ऐसे आंदोलन चलाए जाने लगे जिससे अंग्रेजों का यहाँ से जाना तय हो गया। तो ऐसे ही कुछ और मूवमेंट्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। द पीरियड फ्रॉम 1920 टू 1947 इज कंसिडर्ड एज गांधीयन एज एंड द गांधीयन मूवमेंट्स ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो 1920 से लेकर 1947 का जो समय है उसको गांधीयन एज के रूप में माना जाता है। और इस समय गांधीयन मूवमेंट चलाए गए, यानी कि गांधी जी के द्वारा बहुत ज़्यादा रोल निभाया गया और ऐसे ऐसे मूवमेंट्स चलाए गए जो कि भारत को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी थे। द सेकेंड स्टेज ऑफ नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया इज द स्ट्रगल फॉर हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, मोरओवर इट इज द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया टू। This struggle passed through a stream of events and there was a uniform effect of it. So we shall observe the effects in this chapter. अब हुआ यूं कि ये जो सेकेंड स्टेज, आप जानते हैं 1857 में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी वो हमारा फर्स्ट फेज माना गया है। ये जो सेकेंड फेज था, यहाँ पर सिर्फ हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हासिल करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, इसके अलावा हमने पूर्ण स्वराज्य के लिए भी लड़ाई की कि हमें पूर्ण रूप से स्वराज्य चाहिए, दैट वी नीड टोटल फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। तो ऐसे कुछ मूवमेंट्स के बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। पहला जो हम पढ़ेंगे वो है साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन जो कि 1947 में लागू किया गया था, जो आया था भारत, क्या था ये, इसके बारे में देखते हैं। Montfort Amendment declared that a commission should be sent to India after 10 years to examine the effects and operations of the constitutional reforms and to suggest more reforms for India, but 2 years later government appointed Simon Commission. अब मॉन्टफोर्ड अमेंडमेंट जो हुई थी, अमेंडमेंट का मतलब मैंने पहले बता चुका हूं आपको, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर था 8th या 9th, उसमें हमने देखा था अमेंडमेंट का मतलब होता है कुछ बदलाव करना, किसी भी चीज़ को, कोई भी पुराने जो कानून को बदलाव उसमें लाना, अमेंड करना बोलते हैं। तो अमेंडमेंट के अंतर्गत डिक्लेयर किया गया था साइमन कमीशन जो है, एक कमीशन भारत में भेजा जाएगा जो भारत के लोगों की स्थिति को, भारतीय स्थिति यानी कि भारत देश के बारे में स्टडी करेगा, एग्जामिन करेगा इसको कि भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किस प्रकार से होने चाहिए, ये सब चीज़ें वो हमको स्टडी करके बताएंगे। कमीशन यहाँ पर मतलब कुछ लोगों की टीम भेजी जाएगी जो भारत में पूरी जो स्थिति है भारत की, भारतीय लोगों की कंडीशन, इसको स्टडी करेगी और फिर वो बताएंगे कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भारत में करने चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। लेकिन गवर्नमेंट ने 2 साल बाद ही, यानी कि जो अमेंडमेंट किया गया था उसके 2 साल बाद ही साइमन कमीशन को भारत भेज दिया। ये कमीशन जो था, इसके जो हेड थे वो थे सर जॉन साइमन, इसीलिए इसको नाम भी दिया गया है साइमन कमीशन का, क्योंकि इसके हेड जो थे वो थे सर जॉन साइमन। और इसके साथ इनके साथ 7 दूसरे मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 7 दूसरे मेंबर्स थे और एक सर जॉन साइमन खुद थे। अब ये सब जो मेंबर्स थे, ये सब मेंबर्स थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात थी कि वो स्टडी करने भारत के बारे में आ रहे हैं और मेंबर सारे ब्रिटिश हैं उसमें। यानी कि आप केरला घूमने जा रहे हो और वहां पे किसी को हिंदी नहीं आती है, लेकिन आप कोई गाइड भी नहीं लेके जा रहे हो, या आप किसी देश में घूमने गए और वहाँ का लोकल आपको भाषा आपको भी नहीं आती है और वहाँ के लोगों को आपकी भाषा नहीं आती है और आप वहाँ पर घूम कर आ गए वापस। तो यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स थे और ये स्टडी करने आ रहे थे भारतीय स्थिति को, और लेकिन इसके अंदर एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। जैसे कि हम कहीं घूमने जाते हैं, विदेशों में जाते हैं या किसी भी ऐसे पार्ट में जाते हैं जहाँ पर हमें भाषा की दिक्कत होती है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ से गाइड लेते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति हमारे साथ होता है जो वहाँ की भाषा को हमें ट्रांसलेट करके समझा सके। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स थे वो भारत में आए, उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो इंडियंस जो थे कि भारतीय सदस्य के बिना ये जो साइमन कमीशन है, ये भारतीय लोगों की समस्याओं के बारे में, इनके दुख दर्द के बारे में कैसे जान लेंगे जब वहाँ पर कोई ब्रिटिश मेंबर्स के अलावा कोई भारतीय मेंबर ही नहीं है। तो कम से कम एक भारतीय, 2 भारतीय मेंबर होने चाहिए जो कम से कम हमारी दशा को, हमारी समस्याओं को उनके सामने तो रख सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसे में भारतीय लोगों ने
इनसे रिकमेंडेशन दिया, इनको रिकमेंड किया कि एक आधा व्यक्ति कोई भारत का भी आपके अंदर होना चाहिए साइमन कमीशन के अंदर, एटलीस्ट एक दो भारतीय मेंबर्स भी होने चाहिए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी इस मांग को रिजेक्ट कर दिया। इस कारण से भारतीय लोगों ने डिसाइड किया कि वो साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। जैसे ही साइमन भारत पहुंचे तो इसका विरोध होने लगा, जगह जगह स्ट्राइक्स यानी कि हड़तालें होने लगी, असेंबलीज यानी कि मीटिंग्स होने लगी, प्रोसेशन जुलूस निकाले जाने लगे और ऊंचे ऊंचे नारे लगाए जाने लगे। कौन से नारे? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ऐसे नारे लगाए जाने लगे। और ब्लैक फ्लैग्स को अनफर्ल किया गया, यानी कि काले झंडे दिखाए गए। पता है आपको, किसी का विरोध करना हो तो उसको काले झंडे दिखाए जाते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस द मूवमेंट मर्सीलेसली, और अंग्रेजों ने हमारे इस मूवमेंट को मर्सीलेसली यानी कि बड़ी ही निर्दयता से दबा दिया। तो भारतीय लोगों के विद्रोह को अंग्रेजों ने बड़ी ही निर्दयता से दबा दिया। लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत एंड जवाहरलाल नेहरू, ये लोग जो थे ये ब्रिटिश ऑप्रेसिव पॉलिसी के शिकार हुए, यानी कि उन्होंने जो इसको दबाने की कोशिश की हमारे विद्रोह को, तो इसके शिकार ये लोग हुए। द असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑर्डर्ड लाठी चार्ज ऑन लाला लाजपत राय प्रोसेशन। आपने सुना होगा लाला लाजपत राय जो थे उनको लाठियों से मारा गया था, यानी कि लाठीचार्ज किया गया था जब, तो वही घटना यहाँ पर बताई गई है। लाला जी जो थे, जो उनकी प्रोसेशन जो जुलूस वो निकाल रहे थे, उसके ऊपर असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट ने ऑर्डर दिया लाठी चार्ज का, और इसमें लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरह से घायल हुए। और जब ये अपनी प्रोसेशन को लाहौर में निकाल रहे थे, यानी कि इनकी प्रोसेशन कहाँ हो रही थी? लाहौर के अंदर, तो उसमें ये बहुत ही बुरी तरीके से घायल हुए। और घायल होने के बाद कुछ ही महीनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई। और जब लाला लाजपत राय की मौत की खबर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पता लगी, तो उन्होंने शपथ ली कि वो इस मौत का बदला, लाला जी की मौत का बदला जरूर लेंगे। और इसी संदर्भ में उन्होंने सॉन्डर्स, जो कि अधिकारी था जिसकी वजह से ये लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया गया था, उस सॉन्डर्स को मार दिया गया। तो ये हमारे वीर सपूतों की एक कहानी है जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से हम लोग अगर हथियार उठाएंगे तो हम अपनी जुबान पूरी करके बताएंगे कि किस प्रकार से। देखिए यहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने सॉन्डर्स को मारकर लाला जी की मौत का बदला लिया। तो ये घटना हमको दर्शाती है कि किस प्रकार से जो भारतीय युवा थे उनके अंदर रोष था। जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था मॉडरेट्स और दूसरी तरफ हमारे थे एक्सट्रीमिस्ट। तो किस तरीके से ये जो यंगस्टर्स थे इनका खून खौलता था जब ये ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते थे। आगे हम देखते हैं यहाँ पर नेहरू कमेटी के बारे में। With the opposition of Simon Commission, Hindi Wazir Birkenhead presented a draft of the constitution as in Simon Commission, in which it stated that the Indian leaders of all parties formulate appropriate constitution which the British government will further think upon. By understanding the challenges of this report, National General Assembly constituted Nehru Committee report under presidentship of Motilal Nehru. This report, which was given, is known as Nehru Report, which states the dominion status, independent judiciary, and fundamental rights and adult suffrage. Eventually, the British government rejected the recommendations made in this report. तो साइमन कमीशन के बाद हिंदी वजीर जो थे बर्कनहेड का नाम बताया गया है। तो बर्कनहेड ने भारत के लोगों से कहा कि सारी पार्टीज जो हैं, भारतीय सारी पार्टीज हैं, वो क्या करें, वो एक अपने हिसाब से जो भी उनको कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन या अपनी समस्याएं जो भी वो फेस कर रहे हैं उसके बारे में वो एक रिपोर्ट तैयार करके भारत मतलब सरकार को सौंपें, और सरकार उस पर विचार विमर्श करेगी कि क्या ये जो रिपोर्ट के अंदर जो भी कुछ कहा गया है क्या वो सही है या गलत है। तो ऐसी जो डिमांड की गई उनके द्वारा, तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए एक असेंबली, जैसे कि नेशनल जनरल असेंबली बताई गई है, वो बनाई गई और नेहरू कमेटी एक बनाई गई जिसने रिपोर्ट पेश की, जिसको इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे मोतीलाल नेहरू। तो नेहरू रिपोर्ट जो थी इसमें कुछ चीजों की डिमांड की गई थी भारत के लिए। वो कौन कौन सी चीजें थी? तो पहला इसमें कहा गया था भारतीय लोगों के लिए डोमिनियन स्टेटस, यानी कि भारत जो है उसको एक आज़ाद देश का दर्जा दिया जाएगा, भले वो अंग्रेज़ों के अधीन रहेगा, यानी कि हमारे जो मेन रूलर्स, भले हम लोग एक जैसे कहा जाए हमारे पे कब्जा भले अंग्रेज़ों का रहेगा, लेकिन
हम अपने देश को खुद चलाएंगे। दूसरा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि हमें जो जुडिशरी, हमारा जो न्याय तंत्र है वो एकदम इंडिपेंडेंट रहेगा। तीसरा, फंडामेंटल राइट्स दी जाएंगी लोगों को। और अडल्ट सफ्रेज, यानी कि 18 साल के बाद वोट डालने का अधिकार सबको दिया जाएगा। अब ये सारी जो चीज़ें थी हमने जो अंग्रेज सरकार के सामने रखी, वो सब चीज़ें भारत को आज़ादी की तरफ बढ़ाने की तरफ पहला कदम थी। तो इस कारण से अंग्रेज़ों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, यानी कि इस डिमांड को अंग्रेज़ों ने हमारी नहीं माना। तो ये थी हमारी नेहरू रिपोर्ट। आगे हमारा डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929। अब भारतीय लोगों ने पहले तो क्या किया था, हमने सिर्फ अंग्रेजों से डिमांड की थी डोमिनियन स्टेटस की, लेकिन अंग्रेजों ने इसे खारिज कर दिया, यानी कि इस डिमांड को हमारे मानने से उन्होंने मना कर दिया। तो ऐसे में नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये उस समय काफी एक्टिव लीडर्स थे हमारे, और ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करते थे। देखिए, नेहरू कमेटी में मोतीलाल नेहरू थे, लेकिन जो उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ले लीजिए या फिर जवाहरलाल नेहरू ले लीजिए, ये इंडिपेंडेंस के फेवर में थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इनको डोमिनियन स्टेटस से मतलब नहीं था। ये बोल रहे थे कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, की हमारा अंग्रेजों से कुछ लेना देना ही नहीं होगा बाद में। और यंगस्टर्स जो थे वो डोमिनियन स्टेटस से खुश नहीं थे। डोमिनियन स्टेटस आप समझ गए होंगे, डोमिनियन स्टेटस मतलब भारत के ऊपर अधिकार अंग्रेजों का रहेगा, लेकिन भारत को चलाएंगे हम लोग। तो मतलब ये तो वो बात होगी ना, भाड़े की गाड़ी चलाने वाली बात होगी। लेकिन हमारे जो यंगस्टर्स थे, यूथ जो थे भारत के, वो चाहते थे कि गाड़ी भी हमारी हो और चलाएं भी हम खुद, यानी कि देश हमारा है तो अंग्रेजों का यहाँ पे क्या काम। तो उसी दौरान रावी नदी के किनारे पे लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उनकी लीडरशिप में नेशनल जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया, एक बिल पास किया। ये जो रेजोल्यूशन था, इसको कहा जाता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन। और उसके बाद 26 जनवरी 1930 को जो मेंबर्स थे इस कमेटी के, उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की ओथ ली, यानी कि शपथ ली कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस हासिल करके रहेंगे। और इन्होंने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया कब, 26 जनवरी 1930 को। और उस दिन से 26 जनवरी हमारे लिए एक मेमोरेबल, एक यादगार दिन बन गया। इंडिपेंडेंट इंडिया हैज मेड द रिपब्लिक डे मेमोरेबल बाय इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन दिस डे। और इस तरीके से रिपब्लिक डे जो था हमारा 26 जनवरी को भी हमने आगे मनाया। अब दांडी यात्रा के बारे में थोड़ा देखेंगे हम। अब गांधी जी जो थे वो दांडी यात्रा के लिए निकले थे अपने साबरमती आश्रम से। और हुआ क्यों था, दांडी यात्रा होने का कारण क्या था, पहले सबसे पहले तो गांधी जी जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया। क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। अब नमक के ऊपर टैक्स, आप समझिए कि भारत के अंदर रहने वाला गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी भी नमक के बिना तो नहीं रह सकता। विदाउट सॉल्ट कैन यू इमेजिन फूड। खाने में अगर सॉल्ट ना हो, खाना भले आप किसी 5 स्टार में या 7 स्टार होटल में खा रहे हैं, लेकिन उस खाने के अंदर नमक ना हो तो भले वो संजीव कपूर के हाथ का खाना हो या किसी का भी हो, तो वो किसी काम का नहीं लगे। लेकिन कई जगहों पर हमने देखा, ऐसा भी कहा जाता है, नमक रोटी खा लेते हैं लोग, रोटी के ऊपर नमक लगा के खा लो तो भी मजा आ जाता है। तो यानी कि नमक के बिना जीवन कैसा नीरस सा हो जाता है। तो ऐसे में अंग्रेज सरकार ने नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया। अब उस टैक्स के कारण जो भारतीय लोग थे, इवन उन्होंने भारतीय लोगों को नमक बनाने से रोक दिया और सारा जो नमक का कारोबार था अपने हाथ में ले लिया और नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया। अब गांधी जी को ये बिल्कुल ही बेबुनियाद लगा कि ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, नमक के ऊपर टैक्स तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत की चीज़ है और रोज़ की चीज़ है। तो ऐसे में गांधी जी ने ये एक यात्रा करने की सोची, जिसको दांडी यात्रा कहा गया है, ताकि वो नमक के कानून को तोड़ सके। तो लगभग 370 किलोमीटर का ये जो मार्च था, इसमें काफ़ी सारे लोग इनके साथ जुड़े, सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में लोग जुड़े। और इनके साथ कुछ लोग जो थे, उनके अलावा ये कहाँ से ये जो यात्रा है वो चलाई गई, वो यहाँ पर कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं। इस दौरान भारत के हर एक कोने से लोग इनके साथ जुड़े। गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा, I shall die the death of crow and dog, but I will not return to this ashram without attaining पूर्ण स्वराज। गांधी जी ने कहा कि मैं कौवे या कुत्ते की मौत भले मारा जाऊं, लेकिन मैं पूर्ण स्वराज्य लिए बिना इस आश्रम में वापस नहीं आऊंगा। और दांडी जाते वक्त उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े, लेकिन गांधी जी ने जो यंगस्टर्स थे, जो ऐसे लोग थे जो कि और भी कुछ कर सकते थे, उन लोगों को इंस्पायर किया और उन्होंने भाषण देकर उनको कहा कि जाओ तुम लोग वापस,
भीड़ करने का यहाँ तो मतलब नहीं है, तुम जाओ वापस और देश में से बाकी समस्याएं जो हैं उनको ख़त्म करने के लिए काम करो। जैसे उस समय भारतीय लोग जो प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल के लिए उन्होंने डिमांड किया कि लोगों को शराब पीने से रोको, उन्होंने डिमांड किया कि फॉरेन कपड़ों को जलाओ, उनकी होली खेलो, यानी कि फॉरेन कपड़े मत पहनो, स्वदेशी का इस्तेमाल करो। तो ये सब चीज़ों के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने कहा। तो गांधी जी जो थे वो अपने सहयोगियों के साथ 24 दिन के बाद वो दांडी पहुंचे थे। ये शुरू कब हुई थी यात्रा? ये यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को गांधी आश्रम से, और ये 24 दिन बाद यानी कि 5 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंच गए थे। और 6 अप्रैल की सुबह यानी कि 5 को ये पहुंच गए थे दांडी, और 6 अप्रैल की सुबह 6:30 बजे गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ दिया। उन्होंने समुद्र के किनारे पे, दांडी के किनारे पर गए। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं किस प्रकार से गांधी जी सॉल्ट उठाकर सॉल्ट लॉ तोड़ रहे हैं। वो वहाँ गए और उन्होंने बड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, आई हैव ब्रोकन द सॉल्ट लॉ। उन्होंने कहा कि मैं सॉल्ट लॉ तोड़ रहा हूँ। और लोगों को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रिटिश एम्पायर की वो फाउंडेशन यानी कि नींव जो है वो हिल चुकी है। मैं ब्रिटिश एम्पायर की नींव में, ब्रिटिश राज्य की नींव में नमक डाल रहा हूँ। और श्री महादेव भाई देसाई, इन्होंने इस इवेंट को यानी कि जो काम हुआ था, ये इंसिडेंट हुआ था, इसको महाभिनिष्क्रमण का नाम भी दिया गया है। द ग्रेट रिनंसिएशन कहा जाता है। रिनंसिएशन का मतलब जब कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर चला जाता है किसी पर्टिकुलर चीज़ की खोज में, उसको रिनंसिएशन कहा जाता है। जैसे कि जैसे गौतम बुद्ध के बारे में आप जानते हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था अपना और सच की खोज में चले गए थे, तो उसको रिनंसिएशन कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। तो महादेव भाई देसाई ने इसको महाभिनिष्क्रमण से जोड़कर देखा। इसके अलावा उस घटना के अंदर बहुत सारे हजारों की संख्या में भारत सैनिक देश विदेश से, अलग अलग जगह से रिपोर्टर्स, राइटर्स, फोटोग्राफर्स आए हुए थे। तो 12 मार्च जो दिन था वो दांडी यात्रा का शुरुआत का दिन था। और इस तरीके से गांधी जी ने कहां पहुंचकर, दांडी के तट पर पहुंचकर अंग्रेजों के बनाए नमक के कानून को तोड़ दिया। इसके अलावा ब्रिटिश पुलिस जो थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जनरेटेड न्यू नेशनल, इसी दौरान ये एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक हिस्सा था। और इसी दौरान अंग्रेजी पुलिस ने भारतीय लोगों के ऊपर बड़ी ही निर्दयता से लाठीचार्ज किया गया, भारतीय लोगों को अरेस्ट किया गया, शूट किया गया, तरह तरह से महिलाओं को, बच्चों को डरा धमका कर इनके ऊपर अत्याचार करके घर पर उनको बिठाने की कोशिश की गई ताकि ये लोग इस मूवमेंट से दूर रहें। और दांडी मार्च के दौरान बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स भी हुए थे, यानी कि बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम भी हुए, जैसे कि फॉरेन कपड़ों को बॉयकॉट किया गया, प्रोहिबिशन ऑफ लिक्कर यानी कि शराबबंदी के लिए काम किया गया, अनटचेबिलिटी को हटाने का काम किया गया, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को और ज़्यादा तगड़ा और ज़्यादा मजबूत करने के लिए भी काम किए गए। लोगों को ओथ दिलवाई गई सोशल सर्विस की, यानी कि शपथ दिलाई गई लोगों की सेवा करने की। दांडी यात्रा एंड breaking of salt law brought not only nationwide consciousness but it also brought fame in aspects of non-violent struggle and movement worldwide। अब इससे सिर्फ और सिर्फ हमारे जो सॉल्ट लॉ ही नहीं तोड़ा गया, इसके अलावा नॉन वायलेंस के प्रति लोगों का जो विश्वास था वो और ज़्यादा दृढ़ हुआ। ना ही भारत में, पूरी दुनिया में ये सब और ज़्यादा प्रचलित होने लगा। प्रोसेशंस निकाले जाने लगे, प्रोग्राम्स चलाए जाने लगे, असेंबली चलाई जाने लगी फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने के लिए। प्रोहिबिशन ऑफ फॉरेन लिकर यानी कि विदेशी दारू का उसको मतलब प्रोहिबिट किया गया, बंद किया गया, नहीं लिया जाएगा उसको। पिकेटिंग ऑन लीकर मेकिंग यानी कि लीकर मेकिंग जहाँ पर शराब बनाई जाती है उनको खारिज किया गया, ऐसी जगहों को बंद करवाया गया। नोट गिविंग रेवेन्यू टैक्स यानी कि टैक्स देना बंद किया लोगों ने। सत्याग्रह करना शुरू किया गया ताकि अनटचेबिलिटी जैसी समस्याओं को भारत से निकाला जा सके। ऐसी एगिटेशंस को कमज़ोर करने के लिए गवर्नमेंट ने लाठीचार्ज किया, लोगों को जेल में डाला और भी दूसरी एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है अत्याचार करना, लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बल प्रयोग करके ऐसा किया जाना। लोगों ने भी इसको रिएक्ट किया। कैसे? लोगों ने रेलवे लाइंस को तोड़ दिया, रेलवे स्टेशन को तोड़ दिया, पोस्ट ऑफिस तोड़ दिए गए, पुलिस स्टेशन पे ऊपर मतलब नुकसान पहुंचाया गया और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया गया। इंसिडेंट्स लाइक एगिटेशन हेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी एट वडाला। इसके अलावा जगह जगह पर एगिटेशन मतलब क्रांति, विद्रोह, विरोध, ऐसे विद्रोह होने लगे जैसे कि अब्दुल गफ्फार खान की लीडरशिप में
अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, ये वर्ड आपको याद रखना है। हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? अब्दुल गफ्फार खान। ये 1 मार्क में पूछा जाता है क्वेश्चन, और ये बच्चों को नहीं आता है ज़्यादातर, क्योंकि ये देखिए कहाँ पर दिया गया है फ्रंटियर गांधी, ये कोई भी बच्चा नोट नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी, अब्दुल गफ्फार खान। तो अब्दुल गफ्फार खान की अध्यक्षता में, उनकी लीडरशिप में वडाला में एगिटेशन किया गया। फिर बॉम्बे में स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन लीकर ऑल्सो अंडर द लीडरशिप ऑफ कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी की लीडरशिप में लीकर शॉप्स को बंद करवाया गया बॉम्बे में। घरसाना इन सूरत एंड इन विरमगाम ड्यूरिंग द सॉल्ट एगिटेशन। रिनंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज एज वेल एज रिमूवल चिल्ड्रन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स। लोगों ने गवर्नमेंट सर्विसेज को छोड़ दिया, रिनाउंस कर दिया, यानी कि छोड़ दिया, उन्होंने सरकारी नौकरियों को छोड़ दिया, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से बाहर निकाल लिया। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हमने देखी कि ये हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक हिस्सा थी, और इसी दौरान गांधी जी ने दांडी यात्रा के द्वारा सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया। जैसे ही उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा, वैसे ही सॉल्ट पर जो भारतीय लोगों के द्वारा लगाया गया जो बैन था, भारतीय लोगों पे बैन लगाया गया था कि सॉल्ट नहीं बनाएंगे, वो सब चीज़ें उठ गई और सब लोगों ने सॉल्ट बनाना शुरू किया, और उसके ऊपर टैक्स लोगों ने देने से मना कर दिया। तो ये था हमारा चैप्टर मूवमेंट टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, वेट करिएगा मेरे अगले वीडियो का। कल हम शुरू करेंगे इसको गांधी अर्विन पैक्ट से, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और मोरेटोरियम ऑफ सत्याग्रह। होप यू एंजॉयड द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।